हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ गए हम अपने अगले लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 9 के साथ। भाई अपन लोगों को पता है हम यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए पहला चैप्टर जिसका नाम है विलियन उसको हम पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने पहले क्या पढ़ा भाई? पहले अभी तक हमने भाई 8 लेक्चर कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 9 है। बहुत छोटे छोटे से लेक्चर बनाए। शुरुआत में हमने सबसे पहले पढ़ लिया था कि हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब विलियन क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं। उसके बाद हमने सांद्रता वाला पार्ट पढ़ा था भाई। नॉर्मलता होती है, मोलरता होती है, मोलन्स होते हैं, पीपीएम होता है, परसेंटेज होते हैं। वो सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 सारी चीज़ें खत्म कर चुके हैं। मतलब सांद्रता वाला पार्ट हमारा हो चुका है और उनके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भी हम कर चुके हैं। भाई इस लेक्चर में हम जो करने वाले हैं उसका नाम है विलेयता। हाँ, तो ये विलेयता का क्या मतलब होता है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है, कौन कौन से अफेक्ट्स पढ़ने, भाई सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमें विद इंटरेस्टिंग वे में हमें जानना है। भाई किसको घोलना है, किस में घोलना है, इससे क्या होने वाला है, सब कुछ जानने वाले। चलिए फिर टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं विलेयता। भाई विलेयता का मतलब क्या है? सर विलेयता का मतलब कहीं ना कहीं मेरे को समझ में आ रहा है किसी ना किसी चीज़ को मैं घोल रहा हूँ, यही तो मतलब है। जैसे मान लीजिए मैंने चीनी ले ली, पानी में घोल दी, या कुछ और चीज ले लिया, किसी और चीज में घोल दिया। कुल मिलाकर घोलना है, यानी कि घुलनशीलता है। विलेयता का मतलब होता है किसी भी विलेय पदार्थ का विलायक में घुलनशीलता। अब सर उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? भाई इसका मतलब विलेयता का मतलब ऐसा मान सकते हैं, सर मेरे पास ना एक, ये मान लीजिए मेरे पास कोई भी पात्र है और इसमें मैंने कोई भी अपना एक विलायक ले रखा है। इसमें मैंने कोई भी अपना क्या ले रखा है? एक विलायक ले रखा है। भाई इसमें कौन है हमारा? विलायक। और भाई इस विलायक में मैं क्या मिलाऊंगा? भाई इस विलायक में मैं मिलाना चाहता हूं विलेय को। इस विलायक में मैं मिलाना चाहता हूं विलेय को। अब जब विलेय को इसमें मिला देंगे तो भाई मेरा क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा विलेयन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अब ये विलेय जितना ज्यादा घुलेगा इसकी विलेयता उतनी ज्यादा, और जितना कम घुलेगा उसकी विलेयता कम। भाई ज्यादा घुलेगा तो विलेयता ज्यादा होगी सर, कम घुलेगा तो विलेयता कम हो जाएगी सर। तो हमको क्या पढ़ना भैया? विलेयता पढ़नी है। अगर सर आपसे कहा जाता है कि विलेयता की डेफिनेशन बता दीजिए, ठीक है ना, तो डेफिनेशन हम कैसे बताएंगे? भाई डेफिनेशन बताने के लिए हमें यही तो करना पड़ेगा। भाई विलेयता क्या है? विलेय की मात्रा जितनी घुल गई उसको हम विलेयता बोलते हैं। सर कब किस चीज पर डिपेंड करेगी? पहली चीज ताप और दाब। क्या चीज? ताप और दाब। ये आपका फिक्स होनी चाहिए दोनों चीज। क्यों सर? क्योंकि ताप और दाब जो है वो हमारी विलेयता को प्रभावित कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे कहा जाता है भाई पानी में मेरे को चीनी घोलनी है, एक ठंडे पानी में घोल दो, एक गर्म पानी में घोल दो। दूध पीते हैं भाई, रात को सुबह को जब भी पीते हो आप दूध पीते हो, अब ठंडे दूध में चीनी घोल लो, भाई टाइम ले रहा है बहुत ज्यादा। गर्म दूध में घोलोगे तुरंत घुल जाएगी। तो इसका मतलब गर्म दूध में चीनी की विलेयता ज्यादा है, भाई ठंडे दूध में चीनी की विलेयता कम है। तो विलेयता मतलब क्या है? भाई विलेयता मतलब ताप पर निर्भर कर रही है। इसका मतलब ये है, अगर हमें विलेयता की डेफिनेशन को लेना है तो सबसे पहले तो भाई टेम्परेचर को फिक्स कर दीजिए, वरना टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो विलेयता भी कम बढ़ती हो जाएगी। वही सीन हमारा किसके साथ है भाई? दाब के साथ है। दाब को भी हम क्या कर देंगे? फिनिश कर लेंगे, मतलब फिक्स कर देंगे। सर हमें डेफिनेशन अगर विलेयता की बोलनी है तो हमें ताप को और दाब को दोनों को क्या रखना पड़ेगा? फिक्स कर दीजिए, ठीक है। सर इसके अलावा एक और चीज है। मेरे पास में 2 गिलास है भाई, एक गिलास ये है ना, और एक बड़ा पात्र ले लेता हूं मैं, सही है, एक बड़ा पात्र ले लेता हूं। इसमें मेरे पास में आधा गिलास पानी है। सपोज मान लीजिए आधा गिलास मेरे पास क्या है? पानी है। इधर मैंने मान लिया एक पात्र है जिसमें लगभग 10 गिलास पानी के बराबर है। जिसमें लगभग कितना पानी है? 10 गिलास लगभग। अभी मैं क्या करता हूं? एक चम्मच लेता हूं और उस एक चम्मच में मैं नमक भर लेता हूं। क्या भर लेता हूं? नमक। 1 चम्मच नमक। मैंने 1 चम्मच नमक ले रखा है, 1 चम्मच नमक इधर और 1 चम्मच नमक इधर। मैं इसको इसमें घोलता हूं और इसको इसमें घोलता हूं। भाई कौन जल्दी घुल जाएगा? तो भाई हम कहेंगे सर जिसमें पानी ज्यादा होगा उसमें ये जल्दी घुल जाएगा। यानी विलेयता कहाँ ज्यादा होगी? सर विलेयता यहाँ ज्यादा होगी। अगर हमारा विलायक ज्यादा है तो विलेयता ज्यादा, विलायक कम है तो कम घुलेगा। भाई सीधी सीधी बात है ना, विलायक ज्यादा है तो जो आने वाला है वो जल्दी घुल जाए, अगर विलायक कम है तो वो कम घुलेगा। तो यहां से एक चीज और सर, चीजें डिफरेंट हमारी करेंगी। 3 चीजें हो गई हमारे पास, ताप, दाब और साथ साथ में विलायक की मात्रा। मतलब कहने का मतलब ये है आपको इन तीनों चीजों को फिक्स करना है और फिक्स करने के बाद डेफिनेशन बोलेंगे। अब तक जो मैंने बताना चाह रहा था
अगर वो समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। अभी हमें क्या करना है, इसकी डेफिनेशन समझनी है, कैसे करेंगे। देखो सुनो, मैं डेफिनेशन बोलता हूं आपको, डेफिनेशन आपको कैसे करनी है। देखिए आपको कैसे करनी है डेफिनेशन में, इतने से निकालेंगे हम डेफिनेशन, सही है। देखो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे सर समान ताप तथा दाब पर, किस पर भी, समान ताप तथा दाब पर किसी विलायक की, भाई किसी भी विलायक की स्थिर या निश्चित, स्थिर मात्रा में या निश्चित बोल देते हैं, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में किसी विलेय की अधिकतम घुली हुई मात्रा ही क्या कहलाती है भैया, विलेयता कहलाती है, विलेयता कहलाती है। अभी समझ लेना क्या कहना चाह रहे हो। हम कह रहे हैं सर निश्चित ताप तथा दाब पर, निश्चित या स्थिर ताप तथा दाब पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम घुली हुई मात्रा विलेयता कहलाती है। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मैं सीधे सीधा बोल सकता हूँ भाई, स्थिर बोल दो, समान बोल दो, निश्चित बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। यानी समान ताप तथा दाब पर, समान ताप तथा दाब पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम घुली हुई मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। सर बात यहां पर क्या है, बात यहां पर यह है सर विलेयता जो है, अभी ये डेफिनेशन तो केवल डेफिनेशन होगी, लेकिन हमको जो पढ़ना है मेन वो ये पढ़ना है सर विलेयता आपको यहां पर दो टाइप की दे रखी है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कितने टाइप की दे रखी है सर, दो टाइप की दे रखी है। क्लास 12 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग विलेयता आपको दो प्रकार की दे रखी है, और वो दोनों कौन सी है वो समझ लीजिए भाई। पहला है क्या भैया, ठोसों की द्रवों में विलेयता, द्रवों में विलेयता, पहली तो भैया ये है। दूसरा क्या है सर, दूसरा है गैसों की द्रवों में विलेयता, दूसरी भी गैसों की द्रवों में विलेयता। तो दो प्रकार की विलेयता हमारे पास हो गई, एक तो है ठोसों की द्रवों में विलेयता, दूसरी है गैसों की द्रवों में विलेयता। कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब यह है हमारे पास में एक पात्र लेना है, उसमें हमारा क्या होगा, कोई भी द्रव भरा होगा, क्या होगा हमारे पास ये द्रव, हमारे पास इसमें क्या ले रखा हमने, द्रव ले रखा है। अब इस द्रव में आप विलेय कौन सा मिला रहे हो, अब इस द्रव में विलेय कौन सा मिला रहे हो, अगर इसमें आप मिला रहे हो ठोस तो ये हो जाएगा भैया क्या, ठोसों की द्रवों में विलेयता। अगर आप इसमें मिला रहे हो क्या, गैस, तो इसको बोलेंगे हम गैसों की द्रवों में विलेयता। तो वापस से सुन लीजिए भैया, विलेयता हमें दो पढ़नी है सर। विलेयता क्या होती है, समान ताप तथा दाब पर किसी भी विलायक की, भाई स्थिर ताप तथा दाब पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम घुली हुई मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं। भाई विलेयता होती है हमारी कितने प्रकार की, दो प्रकार की, ठोसों की द्रवों में विलेयता, दूसरी होती है भाई गैसों की द्रवों में विलेयता। इसको हम रियल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ समझेंगे भाई, आप उसकी फिक्र ना करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहली, और जिसका नाम है ठोसों की द्रवों में विलेयता। पहला भाई क्या है, ठोसों की द्रवों में विलेयता। तो आपसे कहा जाए कि सर क्या होता है ठोसों की द्रव्यों में विलेयता, इसको समझे। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, सॉल्यूटिव सॉलिड एंड लिक्विड क्या है, स्थिर ताप तथा दाब पर किसी ठोस विलेय की द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई अधिकतम मात्रा को ठोसों की द्रव्यों में विलेयता कहते हैं। क्या कहना चाह रहे भाई, क्या नाम सर यही चाह रहा है कि हमारे पास में क्या है, ये एक पात्र है, ये एक हमारे पास क्या है, पात्र है, इसमें हमने क्या ले रखा भैया, विलेय ले रखा है, इसमें हमने ले रखा है विलेय, और वो भी कौन सा विलेय, कैसा है, द्रव अवस्था में, द्रव विलायक, सॉरी विलायक ले रखा है इसमें हमने, द्रव विलायक हमने ले रखा है। अब इस विलायक में हमें क्या मिलाना भैया, विलेय मिलाना, और विलेय भी कौन सा मिलाना आपको, ठोस। ये विलेय कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। अब ठोस जितना ज्यादा इसमें घुल जाएगा वही उसकी क्या कहलाएगी, ठोसों की द्रवों में विलेयता कहलाएगी। सर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, स्थिर ताप तथा दाब पर, भाई टेम्परेचर और क्या कर दिया हमने, दाब को फिक्स कर दिया है। तो स्थिर ताप तथा दाब पर किसी ठोस विलेय की, किसी ठोस विलेय की द्रव विलाय की निश्चित मात्रा में, द्रव विलाय की निश्चित मात्रा में घुली हुई अधिकतम मात्रा, घुली हुई अधिकतम मात्रा ठोसों की द्रवों में विलेयता कहलाती है।
उम्मीद करता हूं ये वाली डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि भाई ठोसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है। आप पानी ले लीजिए, उसमें चीनी घोल दो, नमक घोल दो, ग्लूकोज घोल दो, ये सब ठोस ही तो होते हैं भाई। तो ये ठोसों की द्रवों में विलेयता का हमारी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। अभी हमें जानना ये सर, ठोसों की द्रवों में विलेयता को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। क्या सर ठोसों की द्रवों में विलेयता, जब हम कोई चीज ठोस को घोलेंगे तो हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने पे वो बढ़े या घटे, प्रेशर बढ़ाने पे वो बढ़े या घटे, कौन सी चीज किस में मिला सकते हैं किस में नहीं मिला सकते, बहुत सारे फंडे होते हैं। तो उसी को हम कहते हैं भैया ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो ठोसों की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करते हैं। 3 कारक हमें लेने हैं बस। पहला, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। भाई जिसको मिला रहे हो, जिसमें मिला रहे हो, उन दोनों की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा ना। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं भाई, हमारी दोस्ती उन्हीं से ज्यादा अच्छी होती है जिनके कर्मकांड हमारे जैसे होते हैं। कहने का मतलब है जिनकी मतलब हम सोच या फिर उनका माइंडसेट हमारे जैसा होता है, उनके साथ बॉन्डिंग हमारी बहुत अच्छी होती है ना, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी होती है। तो भाई कोई भी विलेय है किसी विलायक में जाके घुल रहा है, कब जाके घुलेगा, जब उनके दोनों के गुण आपस में मिलेंगे। मतलब कहने का ये है, हमारा एनसीईआरटी में एक टर्म होता भी है, हमारे एनसीईआरटी में एक टर्म होता है जिसका नाम होता है बेटा समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है का मतलब है जैसे को तैसा घोलता है, मतलब उसको वही घोलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भैया हमारे पास में ना 2 टर्म होते हैं, एक आयनिक दूसरा नॉन आयनिक। मतलब एक आयनिक एक ऐसा पदार्थ जिसमें आयन बनते हैं उसे आयनिक बोलेंगे, और जिसमें आयन नहीं बनते उसे नॉन आयनिक बोलेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है सर मेरे पास में NaCl, मेरे पास में क्या है NaCl, अगर मैं इसको मान लीजिए तोड़ूं तो भैया क्या मिलेगा मेरे को, Na+ मिल जाएगा और साथ में क्या मिल जाएगा, Cl- मिल जाएगा। भाई ये आयनों में टूट रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड हो गया। ये क्या हो गया हमारा, आयनिक यौगिक हो गया। अब मान लीजिए आपसे बोलता हूं बेंजीन, C6H6 है, बेंजीन है, क्या ये आयनों में टूट सकती है, नहीं टूटेगी, तो ये हमारा आयनिक नहीं होगी। पहली बात समझ में आ गई। भाई जो आयनों में टूट रहे वो आयनिक हो गए, और जो आयनों में नहीं टूट रहे वो हमारे नॉन आयनिक हो गए, यानी आयनिक नहीं होते ये बोल सकते हैं। पहली चीज तो ये समझ लीजिए आयनिक क्या होते हैं। दूसरी चीज एक होता भैया हमारा ध्रुवीय और दूसरा होता है अध्रुवीय। एक होता है ध्रुवीय और दूसरा टर्म होता है हमारे पास अध्रुवीय। एक ध्रुवीय और दूसरा कौन सा होता है, अध्रुवीय। इन दोनों का मतलब क्या भैया, इन दोनों का मतलब भी समझ लो, जिनमें ध्रुव बन रहे हैं वो ध्रुवीय और जिनमें ध्रुव नहीं बन रहे वो हमारे क्या हो जाएंगे, अध्रुवीय। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ H2 का, इधर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ HCl का। अभी हम इस टॉपिक से अलग चल रहे हैं, है ना, हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्या होता है, ध्रुवीय और अध्रुवीय कैसे समझे। भाई H2 में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। HCl में भी हाइड्रोजन और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। भाई जितने भी हमारे ये सहसंयोजी बंध बनते हैं, जितने भी हमारे ये जो सहसंयोजी बंध बनते हैं भाई, इनमें प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भैया, 2। प्रत्येक बॉन्ड में कितने होते हैं हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और भाई आपने कहीं ना कहीं क्लास 11th में, जब उससे पहले कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, वैद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है, वैद्युत ऋणात्मकता। वैद्युत ऋणात्मकता क्या होती है भाई, अपने बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति, उसे हम वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यहां पर कौन है, हाइड्रोजन, यहां पर कौन है, हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन है, बीच में कौन है, इलेक्ट्रॉन। दोनों में से खींचने की क्षमता किसकी होगी, सर दोनों की बराबर होगी, क्योंकि दोनों तो हाइड्रोजन है ना। जब दोनों की बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन कहीं जाएंगे, सर नहीं जाएंगे, बीच के बीच में बने रहेंगे। लेकिन अगर HCl में बात करें, हाइड्रोजन की खींचने की क्षमता अलग होगी, Cl की खींचने की क्षमता अलग होगी। भाई क्लोरीन की खींचने की क्षमता हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो इन इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। भाई कौन जा रहा है क्लोरीन की तरफ, कौन जा रहा है क्लोरीन की तरफ, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है भैया, नेगेटिव होता है। इसलिए क्या होता है भाई, जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की साइड जाएंगे, मतलब नेगेटिव क्लोरीन की साइड जाएगा, तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। आंशिक रूप से, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं गए, कुछ थोड़ा सा खिसके है ना, तो थोड़ा सा जाने पे थोड़ा नेगेटिव आएगा। जो डेल्टा मैंने बनाया ये बताता आंशिक आवेश, तो ये आंशिक नेगेटिव आ जाएगा, इस पर आंशिक हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो भाई यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं,
प्लस और माइनस उत्पन्न हो चुके हैं, ध्रुव उत्पन्न हो चुके हैं, इसलिए इसको कहेंगे ध्रुवीय अणु और इसको बोलेंगे अध्रुवीय अणु। इसको क्या बोलेंगे? अध्रुवीय अणु। अब आप यहां से समझ लीजिए, हमने लिया भैया यहां पर, हमने लिया यहां पर पानी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पानी। यहां एक पात्र लेते हैं, एक पात्र हमने ले लिया, सही है। और इस पात्र में हमने ले लिया भैया जल। क्या ले लिया? जल ले लिया, मतलब H2O। सिमिलरली एक और पात्र ले लिया हमने, एक और पात्र यहां पर ले लीजिए। इसमें हमने ले लिया भाई बेंजीन C6H6। इन दोनों में से एक चीज समझ लीजिए। एक चीज क्या समझेंगे भाई? एक चीज हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो H2 है ये क्या होता है भाई? ये होता है हमारा ध्रुवीय अणु। कैसा होता है? ध्रुवीय। क्योंकि भाई ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, हाइड्रोजन जुड़े हैं, ऑक्सीजन की वैद्युणात्मकता ज्यादा है तो इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। सिमिलरली इधर आ जाएगा नेगेटिव और इधर आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसमें ध्रुव बनने है ना जल में, भाई जल में ध्रुव बनने तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ध्रुवीय। लेकिन बेंजीन में हमारा कोई ध्रुवीय नहीं होगा, ये हमारा क्या हो गया? अध्रुवीय अणु हो गया। अब इसमें देख लीजिए भाई, मुझे एक काम करना है, मुझे इसमें कुछ मिलाना भाई। मैं क्या मिलाऊंगा इसमें? मैं मिला देता हूं नमक, मतलब NaCl। मैं नमक को जल में घोलता हूं, मैं नमक को बेंजीन में घोलता हूं। भाई अगर आप नमक को जल में घोलोगे घुल जाएगा, अगर बेंजीन में घोलोगे तो नहीं घुलेगा। आप ऐसे कर समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए घर पे गया, आपने क्या किया, एक में तेल ले लिया एक गिलास में और दूसरे गिलास में ले लिया पानी। आप नमक निकाला, पानी में घोला, घुल जाएगा। तेल में घोला, नहीं घुल पा रहा है। कारण क्या? अगर घुल भी रहा तो बहुत कम क्वांटिटी में घुल पा रहा है। इसका कारण क्या भाई? कारण इसका ये होता भैया कि जो हमारा जल है, जल क्या है? हमारा ध्रुवीय। और NaCl क्या है? आयनिक, मतलब इसमें भी ध्रुव बनने लगभग है ना, तो ध्रुव में घुल जाएगा, लेकिन ध्रुव हमारा अध्रुवीय में नहीं घुलेगा। ये क्या है? हमारा अध्रुवीय। हमने पहला पॉइंट हमने ये बताया था भैया, क्या बताया था? समान समान को घोलता है। समान समान को घोलने का मतलब ये हो गया, यहां से हम एक फाइनल आंसर ये निकाल सकते हैं। अगर आपका कोई क्या है भाई, आपका जो विलेय है, आपका विलेय है, और यहां पर क्या होगा? हमारा विलायक। भाई विलेय को ही तो विलायक में घोलेंगे। अगर आपका विलेय क्या है? आयनिक है। क्या है? आयनिक, या फिर क्या है? ध्रुवीय है। आयनिक है या ध्रुवीय है। और विलायक क्या है आपका? विलायक भी क्या है? ध्रुवीय है। तो ध्रुवीय ध्रुवीय में क्या होते हैं? अधिक विलेय। ये क्या हो जाएंगे? अधिक विलेय। अधिक विलेयता होगी, ऐसे बोल सकते, ज्यादा घुलेंगे। अगर ये भी अध्रुवीय है, ये भी क्या है? अध्रुवीय है, और हम कहेंगे भाई, हम कहेंगे सर जो हमारा विलायक है ये भी अध्रुवीय है, तो हमारा जो क्या हो जाएगा हमारा? अगर हम देखो ध्रुवीय को ध्रुवीय में घोलेंगे तो अधिक विलेयता होगा, अध्रुवीय को अध्रुवीय में घोलेंगे तो भी हमारी क्या होगी भैया? अधिक विलेयता होगी। इसमें भी क्या होगी? हमारी अधिक विलेयता होगी। ध्रुवीय को ध्रुवीय में घोलेंगे ज्यादा घुलेगा, अध्रुवीय को अध्रुवीय में घोलेंगे तो भी ज्यादा घुलेगा, क्योंकि समान समान को घोलता है ना। लेकिन आप ये कहना चाहो, आप ये कहना चाहो कि सर मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है? यहाँ ले लिया मान लीजिए अध्रुवीय। क्या ले लिया मैंने? अध्रुवीय। और यहाँ ले रखा है मैंने क्या? ध्रुवीय। यहाँ ले लिया मैंने ध्रुवीय। अगर मैं अध्रुवीय को ध्रुवीय में घोलूंगा तो यहाँ पर क्या होगा भाई? कम विलेयता होगी, कम विलेयता, या फिर बिल्कुल या तो घुलेगा ही नहीं, अगर घुलेगा भी तो बहुत कम घुलेगा। कहने का मतलब ये है। तो भाई पहला पॉइंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोबारा से समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। भाई ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, इसका मतलब ये हो गया सर, पहला पॉइंट हमारा विलेय तथा विलायक की प्रकृति। विलेय तथा विलायक की प्रकृति समान समान को घोलता है। ध्रुवीय ध्रुवीय को घोलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय को घोलेगा। बात समझ में आ रही है? इसे आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा क्या होता है? दूसरा पॉइंट आता है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप का प्रभाव मतलब होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम ये देखना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे भाई? पहला क्वेश्चन आता है सर हमारे पास, अगर हम ताप को बढ़ाएंगे, क्या हमारी ठोसों की जो द्रवों में विलेयता है वो बढ़ेगी या घटेगी? ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रवों में विलेयता बढ़ेगी या फिर घटेगी, ये बताना है। तो भाई ये जो होता है ना ताप का प्रभाव विलेयता पर, ये इनके प्रक्रम पर डिपेंड करता है।
भाई हो सकता है कि ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़े, या हो सकता है ताप बढ़ाने पर विलेयता घटे। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। और ये पॉसिबिलिटी किस पर डिपेंड करती है भैया? ये पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है हमारे प्रक्रम पर, कि आपका जो प्रक्रम है वो कौन सा है। आप कहोगे सर ये प्रक्रम का क्या मतलब है, ये क्या मतलब होता है प्रक्रम? अभी समझ लेते हैं क्या मतलब होता है इसका, है ना। प्रक्रम होते हैं भैया हमारे पास दो, प्रक्रम होता है हमारे पास दो। कौन कौन से होते हैं सर? एक होता है हमारे पास ऊष्मा शोषी और दूसरा में होता है ऊष्मा क्षेपी। एक प्रक्रम होता है हमारे पास ऊष्मा शोषी प्रक्रम, और एक होता है हमारे पास ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम। ऊष्मा क्षेपी, ठीक है, इतना ही लिखते थे। ऊष्मा शोषी मतलब एंडोथर्मिक, और इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। भाई ऊष्मा शोषी क्या होता है? जिसमें ऊष्मा को क्या किया जाता है? ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी। और जिसमें ऊष्मा का क्या करते हैं हम? बाहर निकालते हैं, प्रक्रम से बाहर निकलती है, उसे हम बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम। यानी वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है ऊष्मा शोषी कहलाता है, और वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा को निकाला जाता है, ऊष्मा का क्षेपण किया जाता है, उसे ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे एक चीज समझो, दूध है आपके घर पास, है ना, घर पे दूध है, आप उसको क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो। दूध गर्म होगा नहीं होगा? जब भाई गर्म करोगे तो हो जाएगा। यानी दूध का टेम्परेचर पहले बिल्कुल कम होगा, जैसे जैसे आप गर्म करोगे वैसे वैसे दूध का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ताप बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ा? क्योंकि जो दूध था उसने बाहर से जो आप उसको ऊष्मा दे रहे हो, उस ऊष्मा को उसने अवशोषित कर लिया, और अवशोषित कर लिया तो उसकी ऊष्मा बढ़ जाएगी, उससे हम बोलेंगे ऊष्मा शोषी प्रक्रम। क्या बोलेंगे उसका? ऊष्मा शोषी प्रक्रम। अब आप यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हो। क्या देखने वाले हो? भाई आपने दूध को गर्म किया, आपने उसमें चीनी मिलाई। अब चीनी मिलाने के बाद एक चीज देखो, ठंडे दूध में चीनी ज्यादा घुली थी या गर्म में? आप कहोगे सर गर्म में जल्दी घुलेगी। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे चीनी की विलेयता बढ़ती नहीं जा रही है? भाई जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे चीनी की विलेयता उसमें क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी कि ऊष्मा शोषी प्रक्रम में एक चीज तो पता चल गया सर। क्या पता चल गया? अगर हम ताप को बढ़ाते हैं, अगर हम ताप को बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होगा भाई? विलेयता भी क्या होती है? हमारी बढ़ती है। विलेयता भी क्या होती है? हमारी बढ़ती है। इसको कैसे लिखेंगे सर? वे प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी प्रक्रम कहलाते हैं, और ऊष्मा शोषी प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर विलेयता भी बढ़ती है। एग्जाम्पल के लिए दूध में चीनी घोल लो या पानी में चीनी घोल लो, कुछ भी आप ले सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई? सर दूसरी बात कर लेते हैं, ऊष्मा छिपी प्रक्रम। कभी ऐसा कोई प्रक्रम देखा भाई जहां से हम कोई चीज मिलाए और वहां से हीट निकले? कोई चीज मिला रहे हैं और वहां से हीट क्या हो रही है? निकल रही है, ऊष्मा हमारी निकल रही है। अगर आप केमिस्ट्री में देखोगे, अगर आप पानी में एसिड मिलाओ या एसिड में आप पानी मिलाते हो थोड़ा सा, तो वहां टेस्ट ट्यूब जो होती है वो देखोगे आप बिल्कुल गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, उसे हम ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम कहते हैं। या फिर आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं। आपने कभी ना कभी कलई जरूर देखी हो। कलई होते थे, घर में पेंट होता था पहले, बहुत टाइम पहले क्या होता था भाई, घर में ये पेंट नहीं आते थे उस टाइम पे, क्या करते हम? कलई लेते थे। चूना पत्थर आता था मार्केट से ले जाते थे घर वाले, और उसको ले जाने के बाद रात के टाइम या शाम के टाइम एक किसी भी बर्तन में पानी लेते थे और पानी में उसको डाल देते थे। कलई डालने के बाद हमें एक चीज देखते थे, वो ऑटोमेटिक उबलना स्टार्ट हो जाती थी। आपने कभी ना कभी आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो घर वालों से आप पूछ रहे हो, वो जरूर बताएंगे आपको, है ना। तो होता क्या था भाई, पानी लेते थे, पानी में हम कलई डालते थे, कलई डालने के बाद ऑटोमेटिक वो उबलना स्टार्ट हो जाते थे। हम देखते थे तो उसमें उबल रहा है, उसके नीचे कोई चूल्हा नहीं जला रहे होते थे, उसको गर्म नहीं कर रहे होते थे, और उसमें पानी भी हम गर्म नहीं डालते थे। हम उसमें क्या डालते थे भाई? ठंडा पानी डालते थे। अगर आप गर्म पानी डालते तो वो उबलता नहीं। उबलने का मतलब है हमने क्या किया, किसी भी बर्तन में क्या ले लेते थे? पानी। उसमें जैसे ही कलई डालते थे, ये क्या करता था? एकदम उबलना स्टार्ट कर देता था, मतलब कलई इसमें घुलना प्रारंभ कर देती थी पानी में। ये पानी आपका ठंडा होना चाहिए, अगर गर्म होता तो ये नहीं घुलता। ये पानी जितना ठंडा होता था, जितना नॉर्मल होता था, कलई उतनी ही अच्छे से क्या होती थी? उसमें घुलती थी। मतलब तो ये क्या होता हमारा भाई?
ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होता है। जैसे आप कलई को मिलाओगे वहां से ऊष्मा निकलना स्टार्ट होती थी, ऊष्मा निकलती थी तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम। आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर आपने कभी देखा होगा तो घर वाले जब कलई को घोलते थे घर में तो वो हमेशा शाम के टाइम घोलने डालते थे, दोपहर में या सुबह को नहीं डालते थे, क्योंकि उनको पता था, क्या पता था भाई, शाम के टाइम डालेंगे, है ना, शाम के टाइम पर अगर हम कलई को पानी में घोलेंगे तो भाई रात का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम होता है। रात का टेम्परेचर कम रहेगा तो भाई टेम्परेचर जितना कम रहेगा वो उतना ही अच्छे से क्या होगा, उसमें घुल जाएगी। तो भाई ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम में एक चीज समझ में आ जाती है, और वो चीज ये समझ में आती है कि ताप को अगर हम बढ़ाएंगे तो विलेयता हमारी क्या होती है भैया, कम हो जाती है। विलेयता हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वे प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का क्षेपण किया जाता है, ऊष्मा को निष्कासित किया जाता है, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम कहलाते हैं। और ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला और लास्ट इसका करते हैं, वो है हमारा दाब का प्रभाव। भाई दाब का प्रभाव, अब चीनी को पानी बोल रहे हो, उस पर दाब लगाओ मत लगाओ कोई ज्यादा फर्क तो पड़ने का नहीं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं भैया ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। आप यहाँ पर लिख सकते हो ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमारी थी भाई ठोसों की द्रवों में विलेयता। बस इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, है ना। इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप बस इस लेक्चर को शेयर करिए और अगले लेक्चर में आइए अपना लेक्चर नंबर 10 के साथ, गैसों की द्रवों में विलेयता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।